कम सर? प्लीज कम इन। हाँ, नमस्कार, बैठिए। थैंक यू सर। अभिषेक, जी सर। जैसा कि आप देख सकते हैं हम सभी लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। तो सारे कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप मास्क लगाकर या मास्क हटाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। हटाना चाहता हूँ सर। तो हटा दीजिए। थैंक यू सर। और अब आप अपना परिचय ऐसे दीजिए कि आप अपना नाम और कम्युनिटी के बारे में बिना बताए अपना परिचय दीजिए। सर, जैसे कि आप मेरा नाम जानते ही हैं, मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से संबंधित हूँ। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की और परास्नातक मैंने मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास से लखनऊ विश्वविद्यालय से ही किया। इसके पश्चात मैंने बीएड किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से। सर, उसके पश्चात मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने लगा। सिविल सर्विस में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस बीच मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन में मेरी टीजीटी सोशल साइंस के पोस्ट पर नियुक्ति हो गई। अच्छा, ये कब हुई आपकी नियुक्ति? सर, 16 अक्टूबर 2017 से मैं छत्तीसगढ़ के धमतरी में, केंद्रीय विद्यालय धमतरी में मैं टीजीटी सोशल साइंस के पद पर नियुक्त हूँ। सोशल साइंस पढ़ाते हैं? जी सर। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छा जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है और केंद्रीय विद्यालय में है। मेरे ख्याल से शिक्षा में आपकी वैसी रुचि है या सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ इसलिए आपने नहीं सोचा सर, चलिए टीचर बन जाते हैं? मेरे साथ ये सर दोनों कोइंसिडेंस रहा। मेरे मामा बचपन जब मैं छोटा था तब से मतलब वो सिविल सर्विस में ही थे, तो एक प्रेरणा मुझे वहाँ से मिलती थी। उनको देख करके कैसे काम करते हैं वो बताते भी थे। कुछ बार दिल्ली भी मुझे 1-2 बार वो अपने साथ ले गए समझाने दिखाने के लिए। और तो नाना उनसे आपको और प्रेरणा मिली जी, और नाना जी और मम्मी शिक्षिका थी और नाना शिक्षक थे, तो उससे एक टीचर वाला भी था सर। ठीक है, तो फिर आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? जब आप मेरे ख्याल से या तो आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही है केंद्रीय नहीं विद्यालय सर, की? जॉब सर अच्छी लग रही है, मैं सेटल्ड भी हूँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी वहाँ पर है, सब कुछ शांति से निपट रहा है। लेकिन अंदर से सर एक शुरू से इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विस में आऊँ। और पापा वकालत करते थे, तो कुछ घर में छोटा मोटा फंक्शन होता तो वहाँ से लोग आते थे। एक बार एसडीएम सर आए थे तो मुझे पास में भी बुलाए और बोले, देख रहे हो इतने लोग आए? हमने हाँ सर, ये तुम्हारे पापा की बदौलत है और तुम्हें इससे अच्छा करना चाहिए। तो सर ये जो तो अच्छा, तो हाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। हाँ सर, लेकिन जो सर सोसाइटी में जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है वो एक लेकिन सिविल सर्विस ग्रुप में अगर ज़्यादा कर सकता हूँ। अभिषेक, अगर हम एकदम सच की बात करें तो जो पावर है सिविल सर्विसेज में वही सबसे बड़ा मैग्नेट है, मतलब वही अट्रैक्ट करता है आपको ही नहीं सभी को। हाँ सर, एक ये सच्चाई है कि वो पावर अट्रैक्ट करता है कि आपको हर कोई जानता है, रुतबा हाँ, है, हर कोई जानता है सर, एक माहौल होता है। एक फ़ोन से काम हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, एक फ़ोन से काम हो जाते हैं, लेकिन एक समाज में प्रतिष्ठा होती है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रतिष्ठा रहे। लेकिन दूसरा, अगर आप कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं विद्यालय में देखता हूँ, बच्चे आते हैं, उनको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, लेकिन बस समझा के ही बात वो रह जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए अभिषेक कि केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय, जी सर, इनमें क्या बेसिक अंतर है और कौन सा विद्यालय आप सोचते हैं कि मतलब ज़्यादा बेहतर है शिक्षा के मामले में? सर शिक्षा के मामले में सर दोनों विद्यालय बेहतर हैं। और बेसिक अंतर देखा जाए तो नवोदय जो बोर्डिंग है, बच्चे आवासीय है वहीं पर रहते हैं, शिक्षक भी वहीं पर रहते हैं। केंद्रीय विद्यालय बोर्डिंग नहीं है और दोनों ही विद्यालय सर राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र में नाम केंद्रीय रोशन किए हैं। विद्यालयों को क्यों स्थापित किया गया है? सर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया 1963 में। और केंद्रीय कर्मचारी का ये अच्छा, होता था आजकल कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना बहुत टेढ़ी खीर बन गया है। सर एडमिशन प्रोसेस बहुत आसान है। वहाँ पर 40 सीटें होती हैं क्लास 1 के लिए और उसमें आरटी भी होता है कि कुछ बच्चे आरटी से भी आएंगे। कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होता है, आप फॉर्म भरिए, जिसका नंबर आ जाता है उसका एडमिशन हो लॉटरी जाता से है। है? यस। अच्छा सर। अभिषेक जी, जी सर। आपका हिस्ट्री है ऑप्शनल यस सर। और सिद्धार्थनगर से हैं आप? जी सर। तो मैं सिद्धार्थ के बारे में कुछ बताएं। सर शाक्य वंश से श्री सुद्धोधन, राजा सुद्धोधन के पुत्र थे गौतम बुद्ध जी, और बाद में उन्होंने गृह त्याग किया, ज्ञान प्राप्त किया। और वो क्यों किया था गृह त्याग? सर उन्होंने ये सांसारिक दुख से वो बहुत परेशान थे। उन्हें बचपन से घर में रखा गया, उनको दुख पता नहीं था क्या होता है। एक बार जब वो बाहर निकले तो देखते हैं कोई खांस रहा है, कोई मरते हुए जा रहा है, तो वो विकल हो गए कि ये समाज में तो संसार में दुख ही दुख है। अच्छा, एक बात बताइए, राजवंशों में कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई थी? महात्मा बुद्ध ने पहले कोई डेड बॉडी नहीं देखी, कोई बूढ़ा नहीं हुआ पहले कोई बूढ़ा नहीं देखा।
क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं सर, देखा तो कोई और जरूर होगा। रीज़न भी है गृह त्याग का? सर गृह त्याग क्या, मेरे हिसाब से यही रीजन मुझे समझ में आ रहा रोहिणी है। नदी के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं सर, क्षमा चाहता हूँ, नहीं जानता। महात्मा बुद्ध की माता किस राज्य से संबंधित थी? सर कोलीय वंश से संबंधित। कोलीय। जी पिता शाक्य थे। जी दोनों के बीच में नदी बहती थी। जी सर। अच्छा, खैर, अभी आप कह रहे थे अभिषेक जी कि आप समाज को कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। जी सर। बौद्ध धर्म के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो आपको लगता है कि आज समाज के लिए प्रेरणादायक हैं? सर बौद्ध धर्म का जो एक सिद्धांत है वो सभी को अपने अंदर समाहित कर रहे थे, कोई भेद नहीं कर रहे थे। वो छोटा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़े वर्ग हो, सबको अपने साथ ला रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आज के ज़माने में, आज के समय बहुत ज़रूरी है सर। जो हम समानता की बात करते हैं, अवसर की बात करते हैं, अवसर देने की बात, तो ये बौद्ध धर्म से निश्चित रूप से लिया जा सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म में हम वर्ण व्यवस्था का क्रम खत्ती, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र देखते हैं, ये कैसे? सर वो था वहाँ पर उस समय। क्यों? जब वर्ण व्यवस्था है फिर आप समानता की बात करते सर हैं? वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म पर आधारित थी, कर्म पे। बाई बर्थ नहीं थी। अब जैसे आज कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई पीसीएस बन सकता है, हो सकता है मेरा बेटा आगे चलकर टीचर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए। अच्छा, वर्ण वैसे ही था सर। मध्यम निकाय में महात्मा बुद्ध का एक स्टेटमेंट है जहाँ उन्होंने क्षत्रिय वर्ण की रक्त की शुद्धता पर गर्व महसूस किया है और मानव मात्र में क्षत्रियों को ही श्रेष्ठ बताया है। कहाँ तक सहमत है? सर इसके बारे में सर मैं ठीक से अपने विचार रख नहीं पाऊंगा। अच्छा, चलिए, लोहिया जी के बारे में कुछ जानते हैं? सर लोहिया जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि वो समाजवादी विचारधारा को आगे लाते थे और उन्हीं से प्रेरित होकर बाद में समाजवादी पार्टी बनी थी, और स्वतंत्रता संग्राम के समय भी उनका योगदान था। उनका योगदान था। अच्छा, लोहियावाद में कहीं आपको लगता है कि उनके समाजवाद में जातिवाद का विनाश शामिल था? सर जातिवाद का विनाश समाजवाद ही हो गया कि सर पूरे समाज के लोग अपने हैं, तो जातिवाद का विनाश। बट अम्बेडकर जी का विरोध उन्होंने कई जगह किया। अम्बेडकर जी सर कहीं कहीं पर जानते हैं अब इस विरोध को कि नहीं, ये बताइए। सर ठीक से नहीं जानता, लेकिन अम्बेडकर जी की जो एक बात है वो मुझे याद आ रही है कि वो ये कहते थे कि यदि मुझे दलितों और देश में पहले चुनना हो तो मैं दलितों को पहले चुनूंगा। शायद इसी वजह से लोहिया जी और गांधी जी उनसे मतभेद रख लेते थे। नहीं, गांधी जी की तो बाद में बात करेंगे, हम सिर्फ लोहिया जी को पूछ रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए हमको, आपका मेडिवल और मॉडर्न पे। यस सर। ये काल विभाजन कैसे किया था इतिहास में? सर काल विभाजन कोई नेचुरल नहीं है कि काल विभाजन हुआ ही है, ये हमने पढ़ने की सुविधा से आवश्यकता अनुसार काल को विभाजित किया। और जो सबसे पहले काल विभाजन जेम्स मिल करते हैं वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने हिंदू काल कर दिया, मुस्लिम काल कर दिया और ब्रिटिश काल कर दिया। अगर हिंदू मुस्लिम किया तो इसको ईसाई काल करना चाहिए था, और ऐसा नहीं था कि जब मुस्लिम राजा थे तो हिंदू राजा नहीं थे। तो उन्होंने एक सांप्रदायिक विभाजन किया था, और बाद में इसका विभाजन जो होता है एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न, इससे मैं सहमत हूँ सर। एक पर्सनल क्वेश्चन आपका। यस सर। आपके बॉडी लैंग्वेज से मुझको लगता है आपको लीडर होना चाहिए था बजाय ब्यूरोक्रेट के। सर ब्यूरोक्रेट की एक गुण होता है, उसका नेतृत्व करना ही होता है। अगर वो अच्छा लीडर नहीं है, वक्ता नहीं है, तो ब्यूरोक्रेट नहीं हो पाएगा। वेरी गुड सर। अभिषेक जी। जी सर। आप कहाँ पे इस वक्त पोस्टेड हैं? सर छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट में। धमतरी में। अच्छा, धमतरी के आसपास से कोई नदी निकलती? सर महानदी, धमतरी में एक सिहावा पहाड़ी है, वहीं से महानदी निकलती है। जी। तो महानदी बेसिन बनाती है? जी सर। महानदी बेसिन अपने आप में अन्य बेसिन की तुलना में अधिक विशिष्ट माना जाता है, अपनी संरचना में विशिष्ट है। ऐसी क्या विशिष्टता है महानदी बेसिन की? सर आप इसके पूरे कहा जाए कि रॉक स्ट्रक्चर के साथ बात करेंगे, क्योंकि आपने तो ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। आप पढ़े तो हैं सर, लेकिन मैं थोड़ा सहज नहीं हो पाऊंगा इसको बताने में। कोई नहीं। दंडकारण्य आप नाम जी सर जानते हैं? हाँ सर। दंडकारण्य क्या है? सर एक वन क्षेत्र है, उस इलाके को दंडकारण्य। दंडकारण्य क्यों कहा जाता है? ठीक से नहीं याद आ रहा है सर। बस्तर जिला है कोई वहाँ पे? हाँ सर, बस्तर है दक्षिण में। धमतरी से कितना दूर है? धमतरी सर लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है दक्षिण में। जी। वहाँ पे कौन सी प्रमुख नदी है? सर इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी है। कोई टाइगर रिजर्व? इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, और इंद्रावती नदी है वही सर फेमस चित्रकूट वाटरफॉल भी बना। चित्रकूट वाटरफॉल। अच्छा, उसे क्या कहा जाता है? उसका कोई उपनाम भी है? हाँ सर। कोई नहीं जाने? नहीं सर, याद है मुझे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉल नहीं किया तो उसमें लेवल पे है उसका नाम। अच्छा, जैसे महानदी बेसिन को चावल का कटोरा कहा जाता है जी। क्या कोई और ऐसा राज्य है जो चावल या धान का कटोरा कहलाता है? शायद पश्चिम बंगाल कहलाता है। नहीं, आंध्र प्रदेश कहलाता है। सॉरी। अच्छा, आपने पश्चिम बंगाल की बात की। पश्चिम बंगाल भारत के
किस दिशा में है? सर पूर्व दिशा में है। फिर भी पश्चिम बंगाल है। हाँ सर, ये जब विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन 1905 में किया था, तो बांग्लादेश पूर्व बंगाल था और ये पश्चिम बंगाल था विभाजन के Okay, बाद, good, आज़ादी sir, के बाद ये। सर। अभिषेक, जी सर। अभी हाल ही में एक समिट हुआ क्वाड का, जी सर। ठीक है। क्वाड में कितने देश हैं पहले तो ये क्वाड में बताइए। सर 4 देश हैं, 4 देश। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 देश हैं। और ये नाम क्वाड है या कोई और पूरा नाम है? इसका शॉर्ट फॉर्म क्वाड कर दिया गया है। सर नाम पूरा है शायद क्वाड्रिलेटरल डायलॉग सिक्योरिटी डायलॉग। Yes. ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारत के अनुसार इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? क्वाड किस- का? हाँ, इंडो पैसिफिक का। क्वाड तो बेसिकली इंडो पैसिफिक के लिए ये गठित हुआ है, तो इंडो पैसिफिक का विस्तार बताएंगे। इंडो पैसिफिक सुना है आपने? हाँ जी सर। हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक है? जैसे कि अगर हम बोलें कि जो वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है उससे लेके कहाँ तक? सर ऑस्ट्रेलिया तक होना चाहिए। भारत का वो इंडियन ओशन आएगा ही नहीं। सॉरी सर, मैं चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि अभी जो ये समिट हुआ इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया चारों देशों ने, और एक समाचार पत्र में इन लोगों ने एडिटोरियल भी लिखा, ठीक है, इन चारों लोगों ने मिलके, जो 4 लीडर्स हैं। तो इन चारों लीडर्स के मुझे नाम बताइए, और अगर इस समाचार पत्र का भी नाम बताएं जहाँ की इनका जॉइंट एडिटोरियल आया। सर मैं समाज दोनों नहीं बता पाऊंगा। नाम भी नहीं बता पाएंगे लीडर्स के? यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? सर जो बाइडेन। और भारत के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। 2 तो बता ही दिया आपने। जी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के वहाँ प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट हैं? ऑस्ट्रेलिया में सर प्रधानमंत्री हैं और जापान में भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं। कौन है प्रधानमंत्री? शिंजो एबे थे। अब शिंजो एबे थे, आप तो नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं। मुझे आप ये बताइए कि अभी जो उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड्स हैं? वेटलैंड्स तो जानते जी हैं? सर, उत्तर प्रदेश में इस समय सर 8 वेटलैंड है टोटल। अच्छा, ये सबसे लेटेस्ट में कौन सा ऐड हुआ है? सुर सरोवर सबसे लेटेस्ट में। अच्छा, सुर सरोवर एक बर्ड सेंचुरी भी है। जी सर। किस बर्ड के लिए फेमस है? 2 बर्ड्स हैं जो फेमस हैं। ये नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ ये नहीं कॉल कर पा रहे। और बाकी 8 मुझे बता सकते हैं कहाँ हैं बाकी 7? सर सांडी हरदोई में है, पार्वती आरंगा गोंडा में है, और उन्नाव का एक पक्षी विहार है सर, समसपुर रायबरेली में है, और ये सबसे पहला कब अनाउंस हुआ था? ये तो सर नहीं पता। और भारत की अगर बात की जाए तो कितने हैं भारत में? भारत में कुल 42 हैं इस समय, 28 थे शायद, अच्छा, बढ़कर आप ये के देख 42 लीजिएगा। हो गए। और मुझे ये बताइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट एक मामले का संज्ञान ले रही है जी। कि 50% जो कैप है रिजर्वेशन पे, कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है कि ये 50% से ऊपर ले जाना चाहिए, इतना ही रखना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? सर मेरी राय है कि रिजर्वेशन तो होना चाहिए, लेकिन 50% रिजर्वेशन ही सही रहेगा समाज के लिए। अभी तो गवर्नमेंट ने इसको 50% कैप को ब्रीच कर दिया है, ईडब्ल्यूएस को दे दिया है। सर वो ईडब्ल्यूएस दिया है क्योंकि ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कोई आरक्षण था नहीं। असल बात में आरक्षण जिसको दिया जा रहा है वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो क्या हो रहा है कि उनको मिल जा रहा है, फिर उनके ही बेटे ले रहे हैं जो कि आर्थिक रूप से सबल हो जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो आरक्षण का पूरा मामला है, ये जो सदियों से, जनरेशन से इनइक्वालिटी आ रही है उसको दूर करने के लिए है? हाँ सर। तो एक पीढ़ी में आप कैसे सोच सकते हैं कि आरक्षण को, मतलब अब इनको दे दिया एक पीढ़ी के लिए तो दूसरी पीढ़ी को नहीं देंगे? सर आरक्षण का मतलब कि यदि आप ठीक से चीज़ों को नहीं, आपको अवसर नहीं मिल रहा है तो आरक्षण दिया जाए, उससे आप अवसर को पा लें। लेकिन यदि अवसर पा गया कोई, यदि पिछड़े वर्ग से आता है और वो कलेक्टर बन जा रहा है तो उसको तो अच्छा स्कूल, अच्छी सोसाइटी, सब कुछ सुविधा मिले, तो फिर वहाँ आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो मेरे आपको नहीं हिसाब लगता से कि जो मतलब अगर व्यक्ति कलेक्टर भी बन जा रहा है तो भी उसको जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है वो बरकरार रहता है, सिर्फ उसको शायद कार्यस्थल पे ना करना पड़े? नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। हमारे ही कार्यस्थल में मेरे प्रिंसिपल सर खुद एसटी हैं सर, और पैर छू के मैं प्रणाम करता हूँ। पद का एक गौरव होता है। तो मेरे अच्छा, ये हिसाब से पैर ऐसा छूने नहीं से, ये आपको क्या लगता है कि पैर छूना मतलब प्रोफेशनल सेटिंग में कहाँ तक जायज़ है? नहीं सर, वो तो मना करते हैं सर। ये अपनी श्रद्धा होती है कि आप मुझसे बड़े हैं, पितातुल्य हैं, मुझे कई बार गाइड करते हैं। मुझे यहाँ तक कि कई बार मैं क्लास में आए, बाद में मुझे बुला करके बताया कि इस तरीके से पढ़ाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो गाइड करते हैं। तो वो सर पर्सनल श्रद्धा की बात हो जाती है। चलिए, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है अभिषेक कि ऐसा मान लेते हैं कि एक
दौरा हुआ है, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, यस सर। ठीक है, आप एसडीएम की पोस्ट पे हैं, तो वहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं वो दौरे पे आते हैं आपके ज़िले में, और उस दौरे के दौरान एक इनफॉर्मल पार्टी शाम को हो रही है और उसमें आप भी हैं, वो भी मौजूद हैं, आपके कुछ कनिष्ठ कर्मचारी भी हैं, और बातों बातों में वो एक ऐसी बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, उसमें काफ़ी मात्रा में कमी आ जाएगी अगर महिलाएं अपने जो पहनावे पर ध्यान रखेंगी, ठीक है, यस सर। ऐसी बात कहते हैं। अब जब वो चले जाते हैं तो अगले दिन आपकी एक कनिष्ठ कर्मचारी जो हैं वो आती हैं, वो महिला हैं, और वो आपसे कहती हैं कि जो ऐसा कलेक्टर साहब ने बोला वो मुझे उचित नहीं लगा और मैं इसकी शिकायत करना चाहती हूँ। आप क्या करेंगे? सर पहली बात तो पहनावे को लेकर के किसी का कैरेक्टर या अपराध को जोड़ा ही नहीं जा सकता है। नहीं, उन्होंने देखिए एक इनफॉर्मल गैदरिंग में बात की है, और क्या ये आपत्तिजनक है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मतलब अगर महिलाएं अपने पहनावे का ध्यान रखेंगी तो उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें कमी आ सकती है। मतलब ये उनका निजी राय है, और ना कोई उन्होंने एक ऑफिशियल फंक्शन में बोला है, ऐसा कुछ नहीं है, इनफॉर्मल तरीके से बात हो रही है, पार्टी में बात हो रही है। तो ये सर उनका निजी राय है। जहाँ तक मैं कहूँगा कि देखिए, अपनी कनिष्ठ को समझाऊंगा कि उनका देखिए निजी राय, उन्होंने आपको व्यक्तिगत लेकर कोई आक्षेप नहीं किया है, तो इसको आप भी इतना सीरियसली मत लीजिए। तो मतलब आप उन्हीं को समझा देंगे कि ऐसा मतलब कुछ नहीं है? सर तो अगर व्यक्तिगत रूप से कहे मतलब होते तो मैं उनको निश्चित रूप से कहा था कि आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत किसी को नहीं कहा गया है या किसी मंच से डायरेक्ट अनाउंस नहीं किया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि। अच्छा, ऐसे मामला अभी एक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के वक्तव्य पे भी हुआ, तो वहाँ आपकी क्या राय है? वहाँ भी ये सर उन्होंने, मेरी राय से उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और उनको ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने मतलब जो बोला ये वो विचार गलत वो बोला। अगर अपने तक रखते तो कोई अलग बात नहीं होती। उन्होंने नहीं सर, मतलब तब भी पब्लिक गलत बात में होती नहीं सर। ये बोलना चाहिए। विचारों का सर यही बात है, विचारों को बदलना जरूरी है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे। तो यहाँ तो आप अपने कलेक्टर साहब के विचार तो नहीं बदल रहे हैं, वहाँ तो आपको लगता है कि वो ठीक है, उनके विचार हैं और उन्होंने नहीं आप पे सर, तो नहीं बोला। मैं सर उनके विचार को नहीं बदल रहा हूँ, मैं अपने कनिष्ठ को बता रहा हूँ कि उन्होंने आपको सीधे नहीं कहा, इस नाते आप शिकायत ना करें। हाँ, और क्या है, उन्होंने तो उनका महिलाओं के बारे में एक जनरल टिप्पणी की जो कि उनका विचार अधिकार जो था है। सर, विचार तो सही नहीं है, ये विचार सही नहीं है जी। लेकिन फिर भी उनके पास कोई राइट नहीं है उसको अपोज करने का। सर अगर डायरेक्ट कहा जाए तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ठीक है अभिषेक, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। आइए बैठिए। थैंक यू सर। हाँ अभिषेक, ये पहला इंटरव्यू होगा आपका? जी सर। अच्छा, कैसा लगा आपको? आपका क्या आकलन है, कैसा गया? सर बेसिक चीज़ों में मैंने सही बताया, और कुछ जहाँ उलझाने वाले सवाल थे वहाँ मैं ठीक से जस्टिफाई नहीं कर सका। लेकिन देखिए अभिषेक, आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है, ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, आप लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छे एक जॉब में भी हैं, ठीक है, लेकिन जॉब आपको कहीं कहीं थोड़ा सा मतलब इंटरव्यू में परेशान कर सकता है। किस तरीके से कि आप टीचर हैं जी, काफ़ी समय से टीचर हैं और मेरे ख्याल से अच्छे टीचर हैं, तो आपकी जो बात करने वाली शैली है वो टीचर वाली है, तो आप हाथ उठा के लगातार बात कर रहे हैं, तो हैंड मूवमेंट बहुत है, ठीक है। अब वहाँ जो इंटरव्यू का माहौल होगा वो दूसरा होगा, वहाँ आप क्लासरूम में नहीं हैं, आपके जो दूसरी तरफ बैठे हुए लोग हैं वो आपसे उम्र में भी ज़्यादा बड़े होंगे, एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा बड़े होंगे, तो उनके साथ मतलब थोड़ा ये हाथ उठा के और समझाने वाली मुद्रा में नहीं बात होगी। जी जी। उनके साथ तो मतलब कि उन्होंने अगर आपसे कुछ पूछा है तो आपको उसका उत्तर देना है, ना कि उन्हें समझाना है कि देखिए ये ऐसा होता है, नहीं, तो आपको उत्तर देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो टीचर वाले मोड से थोड़ा निकलना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका इंटरव्यू है कब? सर कल है। कल है, तो आप बहुत ज़्यादा तो कर नहीं सकते जी। तो इस चीज़ का तनाव नहीं लेना है। देखिए ये अगर आपकी फ्लो या फ्लुएंसी में बाधा बनता है कि नहीं हमने ऐसा बता दिया और आप उसकी वजह से कॉन्शियस हो जाए, तो कॉन्शियस नहीं होना है, ठीक है। बेटर है कि फिर तो आप जैसा कर रहे हैं वैसे ही करिए जी, ठीक है। लेकिन अगर हल्का फुल्का आप हैंड्स को ऐसा कर सकते हैं, लॉक कर लीजिए, वो तो कंट्रोल ऐसे कर लेंगे तो फिर मतलब वो मुझे सर नहीं होगा, लगा कि ऐसे करने से ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए ठीक है। तो अगर देख लीजिए, लेकिन आपकी सहजता पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो बाधित ना हो। बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भाई आप सिविल सर्विसेज के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, तो आपने अपने मामा जी से लेके कई बातें की। जी जी। इतना समय नहीं होगा वहाँ
कि आप इतना लंबा व्याख्यान दे सकें, सुनेंगे भी नहीं, तो बेटर है कि बहुत पॉइंटेड रखें कि सर इस वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है उसको 1-2 लाइन में बता देना है आपको। ठीक है, और वाद विवाद से थोड़ा सा बचना है जी। और सेंसिटिविटी दिखानी है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी सोचना है कि इस पर कुछ एक काउंटर आ सकता है तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, क्योंकि भाई बात तो सिचुएशनल में हम घुमा सकते हैं, आप ये बोलेंगे तो हम वो बात करेंगे, इस तरीके से ना। फिर भी आपका जनरली स्टैंड ठीक था। और देखिए, सेंसिटिविटी रखनी है महिलाओं के प्रति, उन वर्गों के प्रति जो कि डिस्क्रिमिनेटेड हैं। ठीक है, Yes. और इसी प्रकार से जो रिजर्वेशन था उसमें भी आपने जो 2 टूक राय एकदम से रख दी कि मतलब ऐसे नहीं मिलना चाहिए, वैसा नहीं मिलना चाहिए, वो थोड़ा व्यक्तिगत नहीं होना है। उसमें ऑब्जेक्टिवली सोचिए कि काफ़ी समय से जो डिस्क्रिमिनेशन झेलते आए हैं लोग। जी सर। ठीक है, तो इसलिए कि ये एक पीढ़ी तक रहना चाहिए, इस बातों से आप बच सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा बिल्कुल है, और मतलब भाई अल्टीमेटली न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा। ठीक है, और अगर इसको बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की जाएगी तो बढ़ाया जाएगा, नहीं महसूस की जाएगी तो रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल में आपको बैलेंस्ड व्यू रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और सेंसिटिविटी ज़रूर रखेंगे। ठीक है, खासतौर से महिला से जुड़े हुए मुद्दों पे। हाँ, और बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो देखिए ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी है। आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी आप पे है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। कल इसी तरह हंसते हुए आप दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।